हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज से हमारी ये सीरीज़ भी शुरू हो गई है जिसका हम लोगों को इंतज़ार भी था, आपको भी इंतज़ार था। और ये सीरीज़ है दोस्तों यानी कि जीएस की। हम लोगों ने आपसे जो है ये मांगा था कि आप लोग बताइए कि हमें जीएस की सीरीज़ शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो किस प्रकार से हमको जीएस को शुरू करना है। तो आप बहुत सारे लोगों ने जो है हमें मैसेज भी किए और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने दोस्तों, क्योंकि आपका ही ये प्यार है और आपके ही प्यार की बदौलत हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो आज से देखो हमारी रोजाना की तरह क्लासें 9 से 10 तो चल रही हैं। 9 से 10 हमारी चलती है हिंदी और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्लासें चलेगी ये हमारी रोजाना 8 से 9 बजे चलेगी। इसमें दोस्तों पहले 8 से जो है हमारी हिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी और फिर उसके पश्चात हमारी पॉलिटिक या फिर कभी पॉलिटिक कभी हिस्ट्री इस प्रकार से चलेगी। लेकिन 8 से 9 के बीच ये हमारी रोजाना क्लासें आएगी। तो आप लोग थोड़ा सा आप जल्दी जो 9 बजे उठा करते थे और सीधा 9 बजे हमारी क्लास में प्रवेश करते थे वो लोग अब जो है 8 बजे उठ जाइए। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में आप लोगों को पता है अब एलटी के एग्जाम भी आगे होने हैं और एलटी में जिनका खासतौर से एसएसटी का है उन लोगों के लिए तो ये हमारी जो क्लासें हैं रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर क्लासें लाने वाले हैं ये क्लासें बिल्कुल क्रमगत रूप से होगी। क्रमगत रूप का मतलब है कि हम लोग जो प्रश्न आपके सामने लाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन लाता हूं तो पूरे टॉपिक वाइज में लेकर आऊंगा, पूरे प्राचीन इतिहास से लेकर। सर आपके बीच पॉलिटी के लाएंगे तो पूरे विस्तार से लाएंगे। इसी प्रकार से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के भी हम लोग क्वेश्चन लाएंगे। तो एलटी वालों के लिए भी खासतौर से ये सेशन बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो सब लोग दोस्तों जुड़ जाइए। और दूसरी बात है आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जितने भी जुड़े हैं हमसे वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट सेशन की। और इस इंपॉर्टेंट सेशन में देख लीजिए आज हमारी शुरुआत हो रही है यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे और प्राचीन भारत के एक एक टॉपिक पर मैं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट हमारे पास है। आज यानी कि सिंधु सभ्यता प्रश्नोत्तरी। इस वाले सेशन में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे इससे पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने की प्रबल संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन की। और आज की शुरुआत में जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंधु सभ्यता का संबंध है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग इस समय जो पहला सेशन लेकर आए हैं इसका संबंध किससे है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी में है अधैतिहासिक युग से, और सी है ऐतिहासिक युग, और डी है इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है वही आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। जिन लोगों ने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा है उन लोगों के लिए क्वेश्चन एक मामूली सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मैं खुद दावे के साथ कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन से उससे, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। तो इसका दोस्तों कारण बस इतना ही है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारा जो इतिहास है भारत का इतिहास, तो भारत का जो इतिहास है जहां से भी मानव ने अपने विकास क्रम का दौर शुरू किया वहां से हम लोगों ने भारतीय इतिहास को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग आदि मानव थे। आदि मानव के बाद हम जब विकास के क्रम में जुड़े और हमने विकास क्रम को अपनाया। विकास क्रम का मतलब है कि भाई जब तो आदि मानव थे तो ना वस्त्र थे, ना खान पान का सिस्टम था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन विकास क्रम का दौर वो था कि जब हम लोगों ने पहली बार वस्त्र के रूप में पत्तों का इस्तेमाल किया, यानी कि जानवरों की छालों का इस्तेमाल किया, औजार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें हम में विकसित हो चुकी थी। ऐसे में वो जो पूरा टाइम पीरियड रहा जिसमें एक समान विकसित अवस्थाएं बनी रही उसको हमारे इतिहासकारों ने किस में रखा है, प्रागैतिहासिक युग। और ये जो प्रागैतिहासिक युग है ये दोस्तों हमारे पास इस समय के लिखित प्रमाण कुछ भी नहीं रहते क्योंकि इस समय मानव पढ़ा लिखा था ही नहीं, उनके पास लिखित के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हमारे पास। ऐसे में जो भी चीजें इनकी मिलती हैं वो पत्थरों पर मिलती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी हमारी इस दौर की चित्रकारियां दिखती हैं, पत्थरों पर इनकी बहुत प्राचीन चित्रकारियां देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास इनके औजार मिलते, पूरा पाषाण काल इस समय चलता है इनका। तो इस टाइम पीरियड में वो लोग थे जो अपना पहली बार विकास क्रम का मानव ने शुरू किया था। दूसरा फिर यहां पर है अधैतिहासिक युग। अधैतिहासिक दोस्तों आप देखो सिंधु सभ्यता आप लोग जानते हैं, नगरीकृत सभ्यता, एडवांस विकसित सभ्यता।
तो ऐसे में इससे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय मानव ने पहली बार अपना विकास शुरू किया है। जो दूसरा है अदैत्यासिक युग से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदैत्यासिक युग का मतलब है कि मानव ने इस टाइम से अब थोड़ा सा और एडवांस काम कर दिया है। एडवांस काम का मतलब था कि इस टाइम पीरियड में जो ये अदैत्यासिक, देखो पूरा ऐतिहासिक नहीं है, आधा ऐतिहासिक है, इसमें हमारे पास उस समय के प्रमाण मिलते हैं। इनके किस चीज के? लिखित प्रमाण मिलते हैं। लिखित प्रमाण का मतलब है, अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं दोस्तों, तो हमने आज तक जो है उनकी भाषा जो लिपि है उसे नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन हमारे पास उनकी लिपि मिली है। वो साइन बोर्ड आपने देखा होगा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ, इसके अलावा मुद्राओं पर भी लिखे, उसे हम पढ़ तो नहीं पाए हैं, लेकिन वो लिखित था, इसीलिए हम लोगों ने उनको अध इतिहास में डाल दिया है। तो यही वो इतिहास है। अध इतिहास, ऐतिहासिक तो वो हो गया जिस पर हमारे पास लिखित रूप से प्रमाण है, जिसको हम लिखित रूप से पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इन दो के बीच में एक संक्रमण का दौर आया था, उसी को हम लोग अदैत्यासिक युग के नाम से जानते हैं। और हमारी जो सिंधु सभ्यता है ये भी दोस्तों अदैत्यासिक युग में विकसित हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपरों में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? ये जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो हम ये पढ़ते हैं, इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारे पास क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है? तो यहां पर ऑप्शन में देखिए मैंने क्या लिखा हो, आपके पास पहला दिख रहा है शिलालेख, दूसरा आपके पास है यहां पर मोहरे, इसके अलावा तीसरा सी है यहां पर पुरातात्विक स्रोत, और डी है उपयुक्त सभी। हमेशा ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, और जब ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जोड़ देना चाहिए। जोड़ देने का मतलब है कहां देना है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का यहां जोड़ देना है। प्रमुख स्रोत पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट स्रोत पूछ रहा है। देखो स्रोत की अगर हम बात करें तो दोस्तों शिलालेख भी है, बिल्कुल हमारे पास शिलालेख भी प्राप्त हुए, हमारे पास मोहरे भी प्राप्त हुए हैं, हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि इस आधार पर उपयुक्त हमारे पास सभी चीजें प्राप्त हुई। लेकिन इनमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जो आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें, क्योंकि उत्खनन में, पुरातात्विक मतलब जो उत्खनन हमने किया है, उत्खनन में ही हमको इनके वो नगरीकृत सारी चीजें मिली है, फिर वहां से अंदर से सारी चीजें मिली है। तो पुरातात्विक स्रोत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अभी से आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा प्रश्न हमारे पास यहां पर है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो लोथल है ये कहां पर स्थित है? लोथल पूछा है आपसे, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। लोथल, कभी कोई सा स्थल, कभी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नॉर्मली जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछता है। अब ज्यादातर किन चीजों के बारे में पूछ रहा है आपसे, जो थोड़े से नए नए जो है इस दौरान के स्थल है उनको पूछ रहा है। तो उनका नॉर्मली संस्थापक भी पता, खोजकर्ता भी पता होना चाहिए आपको, कहां पर प्रॉपर लोकेशन है, किस नदी के तट पर है, वो भी पता होनी चाहिए। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। एक नंबर है, गिफ्ट है भाई, तो इसे छोड़ना नहीं है। तो गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, या फिर सिंध में है, इनमें से कहां पर है लोथल? सिंपल सी बात, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सभी को पता है कि लोथल हमारा गुजरात में है। अगर हम इस लोथल के बारे में देखें तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो नक्शे के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये यहां पर नक्शा है, और अगर हम लोग इस लोथल की बात करें दोस्तों, तो लोथल की खोज देख लीजिए, ये गुजरात वाला है, और इसी गुजरात में लोथल की खोज सन 1954 में हुई थी। और सिंपल साहब सभी को पता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, यानी कि एस.आर. राव के द्वारा। एस.आर. राव के द्वारा शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी, कई बार इससे मैंने देखा है, पूरा भी पूछा है। तो पूरा नाम क्या था इनका, यानी कि शिकारीपुरा रंगनाथ राव। तो शिकारीपुरा रंगनाथ राव जी जो है, जिनको हम लोग शॉर्ट में एस.आर. राव जी कहते हैं, इन्होंने 1954 में खोजा था। कहां पर है? तो लोथल गुजरात में है, और अहमदाबाद वाले जिले में है। और यहां पर दोस्तों एक स्पेशली नदी भी आपको याद रखनी है, ये जो नदी जा रही है इस नदी का नाम है भोगवा नदी। तो इसी भोगवा नदी के तट पर ये लोथल शहर बसा हुआ था। बाकी दोस्तों ये देख लीजिए, यहां से इन्होंने नहर भी निकाली थी। लोथल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है अपने किसके लिए, यानी कि इस बंदरगाह के लिए, जिसको हम लोग गोदीवाड़ा कहते हैं। तो ये गोदीवाड़ा भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में भी। ये गोदीवाड़ा संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। समझ गए आप? तो समझ गए होंगे लोथल कहां पर है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा स्थल 3 नगरों से घिरा हुआ है?
तीन नगर, यहां पर जोड़ देने की बात है कि निम्न में से कौन सा स्थल तीन नगरों के अवशेष जहां से हमको प्राप्त हुए, घिरा हुआ नहीं, जहां से तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल या फिर धौलावीरा। कहने का मतलब है, समझ रहे हैं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं, ये प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन से स्थल में तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष का मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपने नॉर्मली पढ़ा है, आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि जो सिंधु सभ्यता है वो दुर्गीकृत थी, और दुर्गीकृत में आप भी देखोगे जितने भी स्थल प्राप्त हुए, कोई सा भी स्थल हो, वो दो टीलों पर प्राप्त हुआ है। दो टीलों का मतलब कौन कौन सा है? एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। समझ गया? पश्चिमी टीला ऊपर होता था, पूर्वी टीला दक्षिण में। जैसे भाई पश्चिमी टीला ऐसे करके बस, ये पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीले यानी कि यहाँ पर जो है पूरी दुर्गीकृत होता था चारों तरफ दीवारों से, और इसके अंदर जो है ये सिंधु सभ्यता होती थी। ये प्राय जो उच्च लोग रहते थे, यहाँ पर उच्च लोग रहा करते थे। इसके अलावा एक होता था पूर्वी टीला, ये थोड़ा सा इससे नीचे बना होता था, यहाँ पर कामगार लोग रहा करते थे, ठीक है, गरीब मजदूर लोग, निम्न लोग, वो यहाँ। तो ज्यादातर दो होते थे, हर जगह दो 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 दो, दो प्राप्त हुए। लेकिन एकमात्र यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऐसा है जो दोस्तों तीन में है। तीन का मतलब है देखो, सबसे पहले ऊपरी वाला है, फिर मिडिल वाला है, और सबसे फिर नीचे दक्षिण वाला। यहाँ पर वो गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पर मिडिल लोग क्लास के, और यहाँ पर उच्च वाले लोग रहते थे। तो ऐसा तीन कहां से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारे पास यानी कि कालीबंगन। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन से स्थल से तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से हमारे पास इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसका जो है दोस्तों हमने गलत बता दिया है, इसका कालीबंगन नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा। ये जो तीन नगरों के अवशेष वाला है, ये तीन नगरों के अवशेष, क्षमा चाहते हैं, तीन नगरों को अवशेष हमारे पास धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगर थोड़ा सा धौलावीरा के बारे में हम लोग जानकारी इसके बारे में थोड़ा सा जाने, तो पहली बात आती है कि धौलावीरा है कहां पर। तो सिंपल सी बात दोस्तों, धौलावीरा भी हमारा कहां पर है? गुजरात में है। एक चीज आप याद रखेंगे, और गुजरात में भी पूछ लेता अंदर से कि गुजरात में कहां पर, जैसे अब तक हमने लोथल पूछा था, लोथल अहमदाबाद जिले में था, तो ये गुजरात में, ये कच्छ जिले के अंतर्गत आता है। तो ये चीज याद रखिएगा, गुजरात में कच्छ जिले के अंतर्गत हमारा ये आता है। अब बात आती है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज दोस्तों पहले चरण में तो कब खोज हुई? यानी कि 1967 और 68 में। इस दौरान सबसे पहले इसको 1967-68 में किसने खोजा? यानी कि जेपी जोशी ने, जिनका नाम है जगतपति जोशी। शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो जेपी जोशी जी, जेपी जोशी जी के द्वारा खोजा गया है, यानी कि जगतपति जोशी जी के द्वारा। बाद में दोस्तों फिर से इसकी खोज दोबारा से खोज हुई, और संपूर्ण तरीके से खोज हुई। ये 1991 और 92 में खोजा गया फिर से, 1991 और 92। इस दौरान इसकी खोज किसके द्वारा की गई? यानी कि आर.एस. बिष्ट के द्वारा, जिन्हें हम रविंद्र सिंह बिष्ट जी के नाम से जानते हैं। तो दोबारा फिर इसे आर.एस. बिष्ट के द्वारा खोजा गया। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था कि निम्न में से कौन से स्थल से तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में भी कच्छ वाले जिले में आता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी खोज किसने की? 1967-68 में सबसे पहले जेपी जोशी यानी कि जगतपति जोशी जी के द्वारा की गई। फिर बाद में इसका पूरा विस्तार से खोज 1991-92 में हुई। इस दौरान आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा इसको खोजा गया। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, यानी कि धौलावीरा है जहां से तीन इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनकी खुदाई जब हुई थी सबसे पहले इन्हीं दो को दोस्तों खोजा गया था, तब जाके पूरी सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला था। तो इस समय जो खुदाई के प्रभारी थे, तो आप याद रखिएगा इस समय जॉन मार्शल जी थे। और इस दौरान भी अगर हम बात करें दोस्तों मोहनजोदाड़ो की, तो आप सभी को पता है कि मोहनजोदाड़ो 1922 में खोजा गया था, और इसकी खोज दोस्तों यानी कि राखल दास बैनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था, हड़प्पा खोजा गया था। तो इस प्रकार से यानी कि उस समय प्रभारी हमारे पास कौन थे? यानी कि सर जॉन मार्शल जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, और छठा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, इनमें से किसकी पूजा जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो क्या करते थे? ऑप्शन ए है पशुपति की, बी इंद्र की, सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु की। किसकी पूजा? और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका जवाब सही दे रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में भाई अपना आप जवाब स्पीड के साथ देते भी रहे। इसके अलावा दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। बस आपसे एक विनती यही रहती है कि वीडियो को आप शेयर भी करते रहे, और बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे।
तो इसका राइट आंसर है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी, इसका ऑप्शन ए पशुपति, और पशुपति ही इसका सही जवाब है। देख लीजिए पशुपति, ये आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा भी होगा, इस प्रकार की पशुपति की मुहर भी जो प्राप्त हुई थी, इसकी ही पूजा ये इस प्रकार से क्या करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है हमारे पास। 7वां क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिलते हैं। चांदी मतलब सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमारे पास चांदी की उपलब्धता के कहां से मिलते हैं, जहां से शुरुआत सबसे पहले हुई है। तो दोस्तों सिंपल सी बात, मैं आपको इस समय हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पढ़ा रहा हूं, तो यहीं से हमको जाहिर सी बात मिलते भी होंगे। तो याद रखिएगा, चांदी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमारे इसी स्तर से, बाकायदा चांदी का आयात निर्यात भी हमारे पास ऐसा उल्लेख मिलता है इस टाइम पीरियड का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा में या जो सिंधु सभ्यता है, वहां से हमारे पास जो जितने भी मिट्टी के वृद्ध भांड जितने भी प्राप्त हुए हैं, उनमें से सामान्यतः मतलब सामान्य जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा रंग है इनमें से। तो ऑप्शन देखिए आप, लाल रंग है, नीला रंग है, पांडु रंग है, या फिर नीला रंग है। तो इनमें से दोस्तों ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हरा मान लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग। लाल रंग के अलावा और रंगों का इस्तेमाल भी हुआ है, काले रंग का इस्तेमाल भी हुआ है, परंतु जो सामान्य तो हर जगह हर बर्तन में आपको मिलेगा वो लाल रंग था। तो ये आप स्पेशली याद रखिएगा, लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है। आप लोग देख लीजिए, ये उस दौरान के मैंने यहाँ पर आपके सामने बर्तन रखे हैं, आप लोग अगर देखेंगे तो ज्यादातर आपको लाल रंग का, इसमें भले ही काला रंग भी दिख रहा हो, लेकिन लाल रंग हर जगह आपको मिलते हुए दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, विशाल स्नानागार रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, या फिर कालीबंगा से। जो लोग आप लोग जा रहे होंगे इस समय यानी कि सी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो से ही हमारे पास दोस्तों विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये दुविधा आप हमेशा दूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग फिर गड़बड़ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो संपूर्ण सिंधु सभ्यता है, जो पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता है, इस पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। मतलब सबसे बड़ी स्थल हमारे कौन सा मिला है इनमें से, जितने भी हमारे पास ये सभ्यता स्थल प्राप्त हुए, उनमें से दोस्तों सबसे बड़ा है लोथल। लोथल कहाँ से, लोथल में गोदीवाड़ा, जो हमारे पास गुजरात में जो लोथल हमारे पास स्थल प्राप्त हुआ, वहां से जो गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, जो पतन था एक तरह से इनका, वो सबसे बड़ी पूरी सिंधु सभ्यता की संरचना है। समझ गया। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ और सिर्फ कहां से, मोहनजोदाड़ो से, कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है। मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें मिली है भाई, पुरोहित आवास मिला है, सभा भवन मिला है, ये स्नानागार मिला है, अन्न कोठार मिले हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो है कौन सी चीज है, तो सबसे बड़ी दोस्तों मोहनजोदाड़ो में स्नानागार है। तो याद रखिएगा, पूरे सिंधु सभ्यता में हमारे पास कौन सा है, गोदीवाड़ा है, और सिर्फ यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में स्नानागार है। तो याद रखिएगा, विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ये देख लीजिए फोटो में रखा हुआ है, कितना शानदार तरीके से, दोनों तरीके से सीढ़ियां उतरती थी, और इसमें जो है पूरा जल भरा रहता होगा, एक तरह से स्विमिंग पूल था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो पुरोहित थे, उच्च लोग थे, पुरोहित वर्ग था, वो इसमें स्नान क्या करते होंगे। तो इस तरह के तरह से इतिहासकार लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा पूछा है, व्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, या फिर घग्गर नदी के किनारे। वही हड़प्पा जिसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, और आधुनिक जो माटगोमरी जो जिला है, वर्तमान में शाहीवाला के नाम से उसे जाना जाता है, पाकिस्तान में ये जगह है। तो वहां पर है हमारा ये हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन है कि स्त्रियों के मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं। स्त्री की मांग में सिंदूर, देखो सिंदूर लगाए जाने का सबसे प्राचीन प्रमाण है, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण माना जाता है, वैवाहिक बंधन सिंदूर वाला। तो ये भी दोस्तों हमारे पास सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है, लेकिन कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको वही जवाब इसमें देना है। तो इसका जवाब दीजिए, कहां से ये प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता का। कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहे। स्त्रियों के मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, इसका राइट आंसर आपको देना है। ऑप्शन पहला है हड़प्पा, बी नौसारो, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। इनमें से आप लोग जो जा रहे होंगे दोस्तों नौसारो में, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, क्योंकि नौसारो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, और नौसारो से ही हमारे पास क्या मिला है, स्त्री के सिंदूर में मांग भरे जाने के जो है प्रमाण हमारे पास प्राप्त हुए हैं।
बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगर कभी नौसारो पूछे तो दोस्तों नौसारो पाकिस्तान में है ये जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया किस्म के जौ के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बढ़िया किस्म के जो जौ के प्रमाण है वो हमारे पास किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन देखिए हड़प्पा, ऑप्शन बी बनावल से, ऑप्शन ये बनवाली है दोस्तों बनवाली से, सी लोथल से, डी राखीगढ़ी से। इनमें से आपको एक सही जवाब देना है कि बढ़िया किस्म के जौ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बढ़िया किस्म के जो जौ है ये हमारे पास कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारे पास ऑप्शन बी है, यानी कि बनवाली से। जो आप लोग जा रहे हैं बनवाली के साथ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि बढ़िया किस्म के जो चावल है वो कहां से प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा बढ़िया किस्म के चावल लोथल से प्राप्त हुए हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि धान की भूसी, धान की भूसी ये कहां से प्राप्त हुई है। तो धान की भूसी दोस्तों हमारे पास रंगपुर से प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली के पीछे किए जाने के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी बनवाली से, सी लोथल से और डी रोपड़ से। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भी देते रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ये डी है। जो लोग आप लोग डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, रोपड़ से हमारे पास जो है इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन कि निम्न में सिंधु सभ्यता के व्यापार से संबंधित असंगत है। एक यहां पर गलत है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो व्यापार हुआ करता था, जैसे हमारे पास सोना है, सोना कोलार से आता था, टीन हजारीबाग, और सी गोमेद गुजरात से, और डी शिलाजीत दक्षिण भारत से। इनमें से आपको एक गलत बताना है कि इनका गलत कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी के साथ, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि जो शिलाजीत है वो दक्षिण भारत से नहीं बल्कि शिलाजीत हमारा दोस्तों हिमालय प्रदेश से ये लोग आयात क्या करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तांबे की मोहर ये कहां से प्राप्त हुई है। देख लो भाई कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए हैं। और इसी तरीके से खासतौर से मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा जो दोस्तों इस समय, क्योंकि जिनका एलटी का आगे एग्जाम होना है उनके लिए ये सीरीज बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। मैं प्रत्येक टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आपके सामने लेकर आऊंगा। आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और इतने इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चनों को आपके सामने लाने का प्रयास इसी तरह से किया जाएगा। यहां पर देखिए कि तांबे की मोहर ये कहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है ए लोथल से, बी मोहनजोदाड़ो से, सी भोगवा से और डी राखीगढ़ी से। तो इसका दोस्तों सिंपल सा है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि तांबे की मोहर कहां से प्राप्त हुई है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि लोथल में वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वां क्वेश्चन। किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है ये प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता था कि किस स्थल से ये मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकल जाए। ऑप्शन है हमारे पास यानी कि ए लोथल, बी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी से। तो आप लोग जो जा रहे होंगे दोस्तों यानी कि सी के साथ, ये ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, हड़प्पा, तो वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन देखिए। भारत से केवल सिंधु कालीन जो नारी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है वो निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नारी की मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियां बनी हुई है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है ना। तो ये सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुई और भारत का एकमात्र स्थल है। ज्यादातर ये दोस्तों याद रखिएगा भारत के बाहर से प्राप्त हुई है, लेकिन भारत में एक स्थल ऐसा है जहां से ये प्राप्त हुई है। तो आपको वही इसमें जवाब देना है। लोथल से प्राप्त हुई है, बनवाली से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से, या फिर ये राखीगढ़ी से प्राप्त हुई है। तो इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मृण मूर्तियां पूछा है।
यहाँ पर आप लोग अगर जा रहे हैं बी में, बनवाली में, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। बनवाली से ही सबसे एकमात्र स्थल है भारत में जहां से ये मृण मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार ऐसा भी पूछ लेता है कि बनवाली कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिंपल चीज, बनवाली जो है ये हमारा दोस्तों हरियाणा में है। और हरियाणा में भी कहाँ पर है तो आपको पता ही होगा, हरियाणा में ये जो हरियाणा में हिसार जिला है उस जिले के अंतर्गत हमारा ये आता है। इसके अलावा कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है कि जो ये स्थल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा बनवाली की खोज भी दोस्तों ये आर.एस. बिष्ट जी, ये आपको बहुत सारी दिखाई देंगे, आर.एस. बिष्ट जगह जगह दिखाई देंगे, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट जी। लगभग 1973 के आसपास माना जाता है कि 1973 में इन्होंने इस स्थल को खोजा था। तो इंपॉर्टेंट है बनवाली भी, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, यानी कि 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन है हमारे पास इस समय। सिंधु सभ्यता के किस स्थल की जल निकासी, देखो जोर देना है, जल निकासी व्यवस्था सबसे उत्तम मानी जाती है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि भाई सिंधु सभ्यता में, आप लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता इसीलिए जानी जाती है, अपनी नगरीकृत के लिए जानी जाती है, वह सड़कें भी पूरी संपूर्ण प्रकार की थी, और दूसरा जो जल निकासी व्यवस्था वो बहुत ही उत्तम थी, नालियाँ बिल्कुल जबरदस्त पकी हुई ईंटों से बनी हुआ करती थी। तो ये बताना है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल की जल निकासी व्यवस्था सबसे उत्तम मानी गई है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए लोथल, बनवाली, हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो। और ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, जो आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन डी में वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है डी और मोहनजोदाड़ो। सबसे जबरदस्त मोहनजोदाड़ो की दोस्तों हमारे पास क्या मिली है, यानी कि नाली व्यवस्था, निकासी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19वां क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल, ये स्थल है दोस्तों जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। बाकी जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल है वहां पर सड़कें दोस्तों इस प्रकार से बनी होती थी, इस प्रकार से समकोण पर काटती थी, ऐसे करके ये वाली सड़कें इस तरह से जाती थी, है ना। तो यहाँ पर जो है पूरी सिंधु सभ्यता, देखो यहाँ से इस तरह से रोड आगे निकलेगी, इस तरह से ये वाली, तो इसके बीच में जो है सभ्यता बसी हुआ करती थी। ये रोड देखो बिल्कुल समकोण पर काट रही है, ऐसे करके देख लीजिए। तो एकमात्र स्थल ऐसा है यहाँ पर जहां पर ऐसा तंत्र नहीं मिलता है। तो एकमात्र कौन सा है हमारे पास जहां पर इस तरह का नहीं है, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी बनवाली। बनवाली में दोस्तों सड़कें समकोण पर नहीं काटती है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को छांटिए। यहां पर कुछ इनके स्थल है और उन स्थलों के खोजकर्ता दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है, वही आपको जवाब देना है। जैसे पहले देखिए कालीबंगा, अमलानंद घोष, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा देखिए बनवाली, आर.एस. बिष्ट, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा देखो धौलावीरा, जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। और चौथा देखो चनहुरलो, तो चनहुरलो दोस्तों इसमें गलत है, जो आप लोग जवाब दे रहे हैं पहले से ही चनहुरलो यानी कि आर.एस. बिष्ट, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसकी खोज मजुमदार जी के द्वारा की गई थी। तो ये याद आपको रखना है ना, एन.जी. मजुमदार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, लिपस्टिक के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। ऑप्शन ए लोथल से, बनवाली से, चनहुरलो से या फिर मोहनजोदाड़ो से। लिपस्टिक के साक्ष्य दोस्तों यहां पर कहां से प्राप्त हुए हैं, आप लोगों को जवाब देना है। और जो जा रहे होंगे सी में, देखो लिपस्टिक भी भाई ये लोग लगाया करते थे, तो कितने एडवांस लोग थे, आप खुद ही समझ लीजिए। जो लोग लिपस्टिक तक उस समय लगा रहे हैं वो कितने एडवांस हो सकते हैं। ये लोग, हम यहाँ से इनके जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो साधन थे उससे हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चनहुरलो, और चनहुरलो हमारा पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कि किसने मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें कहा है। मोहनजोदाड़ो, ये क्वेश्चन आता है ना बहुत बार कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें कहा जाता है, तो ये किसने कहा है। ऑप्शन में देखिए स्मिथ ने कहा है, पिगट ने कहा है, जॉन मार्शल ने कहा है या फिर राखलदास बनर्जी ने कहा है। तो आप लोग जो जा रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन बी के साथ, यानी कि पिगट जी महाराज के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, क्योंकि पिगट ने ये कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहनें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन है, किस स्थल से
लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो को नाम से जाना जाता है। यानी कि कौन सा स्थल ऐसा है सिंधु सभ्यता का जिनको लघु हड़प्पा भी कहते हैं और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, लोथल को कहते हैं, चंद्रद्रो को कहते हैं, राखीगढ़ी को, या फिर इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। तो जो लोग आप लोग जा रहे होंगे दोस्तों ऑप्शन ए के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे, क्योंकि लोथल को ही क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा भी कहते हैं और लोथल को ही मोहनजोदड़ो का छोटा रूप भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन हमारे पास, और ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन भी हमारा सिंधु सभ्यता में। इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जिस पर हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है स्नानागार। ये जो स्नानागार है इसको किसने कहा, देखो किसने तत्कालीन निर्माण का आश्चर्य बताया। आश्चर्य का मतलब था कि उस दौर का, तत्काल मतलब उस समय का एक आश्चर्य वाला, चकित करने वाला निर्माण है भाई। पूरी सिस्टम से उसको बनाया गया है, इसको पूरी नालियाँ जो है गंदे जल के लिए पूरी निकासी नालियाँ हैं, भरने के लिए अलग से, इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है दोस्तों, स्मिथ ने कहा, पिगट ने कहा, जॉन मार्शल ने, या फिर राखालदास बनर्जी ने। तो आप लोग जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी में, वो लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हमारी आज की जो इंपॉर्टेंट क्विज थी, यानी कि सिंधु सभ्यता, पहला जो हम लोग जीएस में मैंने इतिहास का पार्ट आपके सामने लाया, प्राचीन भारत का लाया, और प्राचीन भारत में भी सबसे पहला था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाए हैं दोस्तों। बाकी इसके अलावा भी अगर आप अच्छा सा पढ़ते हैं तो आप और अच्छा भी पढ़ सकते हैं, परंतु मैंने पूरी कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लाए हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं कि नहीं इसमें इस तरह से भी करना चाहिए, तो आपका सुझाव बिल्कुल मान्य है, आप बिल्कुल दीजिएगा। और बाकी दोस्तों अब मेरा हो गया आपसे विदा लेने का समय। इसके बाद आपकी जो है दूसरी क्लास तुरंत शुरू होने वाली है, यानी कि पॉलिटी की। तो पॉलिटी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुभाष सर आपके बीच लाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। आप पॉलिटी की क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा सब लोग, और वहां पर पॉलिटी की क्लास को अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलूंगा आपको इसी समय पर। अब आपको समय पता चल चुका है, यानी कि 8 बजे हम लोग रोजाना मॉर्निंग में आपके सामने आएंगे, और इन 8 बजे पर मैं आपके सामने हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और 8 से 9 बजे के बीच हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। बाकी फिर 9 बजे भी जुड़ा रहना है, क्योंकि 9 से 10 बजे हम लोग आपके सामने फिर से लाइव अवस्था में रहेंगे, और उस दौरान उत्तराखंड के और हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे लेता हूं विदा। कल मिलेंगे, या फिर अभी तो इसके बाद और मिलना है आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।